आज का हमारा टॉपिक है मनुष्यों में पोषण, जो कि चैप्टर फर्स्ट बायो से है। पोषण क्या है? पोषण वह क्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी भोजन ग्रहण करने के बाद उसमें उपस्थित पोषक तत्वों को शरीर के अंगों द्वारा अवशोषित करता है और ये अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। आज हम मनुष्य में पाचन क्रिया को पढ़ेंगे। पाचन क्रिया है क्या? पाचन वह क्रिया है जिसमें ग्रहण किए गए भोजन के जटिल अवयव सरल अवयवों में टूट जाते हैं और शरीर के अंगों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ये हमारा मनुष्य का पाचन तंत्र है, जो मुख से शुरू होता है और एनस तक जाके समाप्त होता है। पहला इसका जो भाग होता है वह मुख होता है। मुख में लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये लाल ग्रंथियां तीन जोड़ी होती हैं। ये लाल ग्रंथियां तीन जोड़ी होती हैं, जो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए उत्तरदायी होती हैं। यहाँ से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, फिर ग्रहण किया गया भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। और लाल का एक जो और भी कार्य है, वो कार्य क्या है कि यह भोजन को लसलसा बनाते हैं। जो भोजन की लुप्ति होती है उसको लसलसा कर देते हैं, जिससे वो निगलने में आसानी रहती है। इसके पश्चात एक बहुत लंबी नलिका होती है जो पूरे गर्दन में होती है। मुख से लेकर गर्दन को पार करती हुई यह नीचे पेट तक आती है। इस नलिका को ईसोफेगस या ग्रास नली कहते हैं या भोजन नली कहा जाता है। इसके अग्र साइड में अर्थात जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली के आगे की तरफ, अर्थात जैसे ये हमारा अगला दिख रहा है, ये आगे की तरफ जो होती है वो श्वास नली होती है, सांस लेने वाली नली होती है। और पीछे की तरफ इसके जो है ये भोजन नली होती है, ईसोफेगस। ये दोनों नलियां एक दूसरे के आसपास होती हैं और इन दोनों को अलग करने के लिए या भोजन ग्रहण करते समय भोजन सांस की नली में न जाए, यहाँ पर एक इस तरह की छोटी सी संरचना होती है, कैविटी होती है, जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस कहते हैं। यह उठी हुई रहती है। जब हम सांस लेते हैं तो यह इस तरह से यहाँ इधर की तरफ आ जाती है, ऊपर आ जाती है। और जो सांस होता है, एयर होता है, वह हमारे एयर पाइप में या हवा की नली में पास हो जाता है। लेकिन जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यही जो कैविटी होती है, जो ढक्कन के रूप में होती है, तुरंत आके क्या करती है, सांस वाली नली पर ढक जाती है। जो सांस वाली नली है इस पर आके ढक जाती है और इस प्रकार से यह जो भोजन है वह इसमें आ जाता है, यानी ईसोफेगस ग्रास नली में आ जाता है और सांस की नली में नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ये हमारा एपिग्लोटिस है। अर्थात अगर कोई पूछता है एपिग्लोटिस का क्या कार्य है, तो एपिग्लोटिस भोजन निगलते समय श्वास नली को ढक लेती है, जिससे भोजन आसानी से ईसोफेगस में चला जाता है। ईसोफेगस का जो निचला हिस्सा होता है वह एक बड़े थैले में जुड़ा होता है, जिसे हम अमाशय या स्टमक कहते हैं। इस अमाशय में भोजन इकट्ठा होता है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl इसकी दीवारों के द्वारा इस तरह से बनता रहता है। इसमें यह एक प्रबल अम्ल है। यह एक प्रबल अम्ल है जो इसकी दीवारों से निकलता रहता है, अर्थात स्टमक में बनता है और यह भोजन को पचाने का कार्य करता है। अर्थात जो
जटिल भोजन होता है उस भोजन को तोड़ता है, उसको गलाता है। ठीक है, इसकी जो तीव्रता होती है काफी ज्यादा होती है, तो इस तीव्रता को कम करने के लिए यहाँ पर जो लीवर होता है जो हमारा लीवर होता है उस लीवर के द्वारा एक जूस बनता है जिसे बाइल जूस या पित्त रस कहते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे लीवर में बाइल जूस बनता है या पित्त रस बनता है। यह पित्त रस कहाँ इकट्ठा होता है? गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का मतलब होता है पित्ताशय। पित्ताशय में एकत्र होता है। ऐसा नहीं समझेंगे, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पित्तरस पित्ताशय में इकट्ठा होता बनता है। तो पित्तरस पित्ताशय में नहीं बनता है, पित्तरस लीवर में बनता है और एकत्र होता है पित्ताशय में। यह जो होता है यह अल्कलाइन होता है, अर्थात क्षारीय होता है। तो जो HCl की प्रबलता है, इसकी तीव्रता है, इसको कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए वह जो पित्तरस है अर्थात जो क्षारीय पित्तरस है वह इसमें लीवर से आता है गाल ब्लैडर में। यहाँ पर गाल ब्लैडर होता है और गाल ब्लैडर से जो है यह अमाशय में आता है और इस तरह से उसकी तीव्रता को कम करता है। लेकिन यही जब पित्तरस जब कम बनता है तो फिर क्या होता है कि एसिडिटी होने लगती है, अर्थात गैस की समस्या होती है, बदहजमी होती है, खाना सही से पचता नहीं है। यहाँ भोजन पचने के बाद जो पूरी तरह से पचता नहीं है, जो पचा होता है वह अब धीरे धीरे एक पतली नलिकाकार संरचना जो कि काफी लंबी होती है, जो 5-6 मीटर तक लंबी होती है और यह जो है वहां से होती हुई धीरे धीरे पाचन की क्रिया को करती रहती है। छोटी आंत जो होती है वह अगर हम मांसाहारी जंतुओं की बात करें, मांसाहारी में जो है यह छोटी होती है अर्थात 4.5 मीटर तक होती है, जबकि शाकाहारी में यह 8 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, शाकाहारी में यह 8 मीटर तक हो सकती है, क्योंकि जो शाकाहारी जीव होते हैं वो हरे पौधों को, पेड़ पत्तियों को खाते हैं, तो उसमें जो होता है वो उनका सेलवाल होता है, वह सेलुलोज का बना होता है जो काफी कठोर होता है। उसको पचाने के लिए जो है इनकी जो आंत होती है, छोटी आंत होती है, ये लंबी हो जाती है और उसमें काफी देर तक पड़े रहने से वो आसानी से पच जाते हैं। छोटी आंत के पिछले सिरे पर बड़ी आंत शुरू होता है और इन दोनों के जोड़ पर ही एक छोटा सा एक भाग होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। यह अपेंडिक्स क्या करता है? यह अपेंडिक्स एक तरह से, ये कभी किसी जमाने में यह कार्य करता था लेकिन अभी इसका काम नहीं है। भोजन ग्रहण करते समय कभी क्या होता है कि भोजन का कोई दाना या कोई कण टुकड़ा जो है इसमें चला जाता है, तो जाने के बाद क्या होता है कि बहुत तेज दर्द होता है, आदमी बेचैन हो जाता है और अगर उसमें ज़्यादा समय तक पड़ा रहेगा तो यह इसमें सूजन हो जाती है, घाव बन जाता है और कभी कभी तो इसका ऑपरेशन करके डॉक्टरों को निकालना भी पड़ता है। ठीक है, बड़ी आंत में जाने के बाद जो भोजन होता है वह पूरी तरह से पचा हुआ होता है। इसमें से पानी जो होता है उसको बड़ी आंत अवशोषित कर लेती है और जो वेस्ट पदार्थ या बेकार पदार्थ होता है वह यहाँ मलाशय में या रेक्टम में एकत्र होता रहता है और समय समय पर उसको एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारे पूरे पाचन तंत्र का एक भाग है। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो छोटी आंत होती है
इसमें अधिकतर पाचन भोजन का इसी में होता है। और इसी छोटी आंत में जो इसकी जो नली होती है उसकी दीवारों पर इस तरह से छोटी छोटी जो है उंगली नुमा संरचना होती है। भोजन पचता रहता है और जो इसमें लाभदायक पदार्थ होते हैं वो इसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसको म्यूकोसा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? इसको म्यूकोसा कहा जाता है। अर्थात म्यूकोसा जो होती है वह लाभदायक सूक्ष्म तत्वों को अवशोषित करती है। अवशोषित करने के बाद रक्त में पहुंचाती है और फिर जो रक्त होता है वो इन सबको परिवहन प्रणाली के द्वारा वो शरीर के विभिन्न ऊतकों में, कोशिकाओं में, अंगों में पहुंचा देता है। तो ये हमारा पूरा पाचन तंत्र है। इसमें आपको ये मुख्य जो अंग हैं यही याद रखने हैं। ये पहला मुख है, उसके बाद इसोफेगस है, ग्रास नली है, तीसरा आमाशय स्टमक है, इसके बाद आपका छोटी आंत है, बड़ी आंत है और मलाशय है। ये इतने इसके भाग हैं। इसके अलावा पाचन तंत्र में कुछ ग्रंथियां भी होती हैं जिनके बिना पाचन अधूरा है। कभी भी भोजन कंप्लीट नहीं हो सकता पाचन की क्रिया के द्वारा। तो इसमें सबसे जो पहला आता है वो सलाइवरी ग्लैंड्स है, अर्थात लार ग्रंथियां। हमने आपको बताया भी है कि लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं और इनका मुख्य जो कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना होता है। इन लार ग्रंथियों में सूजन के कारण, कभी अगर इसमें वायरस के कारण सूजन हो जाता है तो घाव बन जाता है और हमारा पूरा गला सूज जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो लार ग्रंथियां हैं वो उसमें क्या होता है कि एंजाइम होता है और यह क्या करती हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती हैं। ये सलाइवरी एमाइलेज या लार एमाइलेज कहलाती हैं। दूसरा है लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर का और यह जो होती है पाचन के लिए महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। इसमें जो होता है लीवर में पित्तरस बनता है और यह पित्तरस पित्ताशय में इकट्ठा होता है। इसका जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है, खारा होता है और यह जो खट्टा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यह नियंत्रित करता है, उसके खट्टापन को कम करता है, जिससे एसिडिटी की समस्या नहीं होती है और भोजन आसानी से पच जाता है। तीसरा है पंक्रियाज या पंक्रियाज को अग्न्याशय कहा जाता है। अग्न्याशय जो होती है यह शरीर में शर्करा को नियंत्रित करती है, अर्थात जो मीठे पदार्थ होते हैं, चीनी पदार्थ होते हैं, इन सबको शरीर में नियंत्रित करती है। और इसमें जो अग्न्याशिक रस होते हैं अगर वो कम बनने लगते हैं तो शरीर में शुगर की समस्या या चीनी की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे हमें जो रोग होता है उसे मधुमेह रोग कहा जाता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा पाचन तंत्र है। इसके बाद हम अगले भाग में परिवहन तंत्र पढ़ेंगे।